नमस्कार दोस्तों, यह है अड्डेबाजी और मेरे साथ है राज। आज हम लोग जैसे हम जान रहे हैं कि 30 जनवरी है, गांधी जी के शहादत दिवस। तो आज गांधी जी और उनके विचारों पर थोड़ी चर्चा करने के लिए हम लोग जमा हुए हैं। तो राज, शहादत दिवस के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार दोस्तों। संघर्ष द स्ट्रगल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो गांधी जी को हम नमन करते हैं उनके शहादत दिवस पे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत के भारत की स्वतंत्रता में उनका योगदान काफी अहम है। तो हम लोग 10 सेकंड का मौन रखते हैं। चलिए, मौन के बाद अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो हाँ, चंद्रशेखर जी। जैसे आपने कहा कि गांधी जी का भारत की स्वतंत्रता में काफी अहम योगदान रहा है, और उन्होंने इस योगदान में दो तरह की चीजें, एक तो था सत्याग्रह और उपवास। सत्याग्रह में उन्होंने जो हथियार दो चुने थे वो था सत्य और अहिंसा। और उपवास में कभी उपवास और अनशन की अलग अलग बातें थी। और उन्होंने हमने इस पर एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसमें उपवास और अनशन के बारे में अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो यदि हम बात करें सत्याग्रह की, तो उसमें थे सत्य, उसका जो हथियार है सत्य और अहिंसा। क्या आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि ये जो दो हथियार था सत्य और अहिंसा, कितना कारगर था और आज भी ये कितना कारगर है गांधी जी के गांधीवाद को लेकर, या फिर किसी भी मुद्दे पर? जी राज। देखिए चंद्रशेखर जी, आपको बताऊं, गांधी जी इन सत्य और अहिंसा जो इनका प्रमुख हथियार था, इसी के बदौलत इसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। इसमें अगर अहिंसा की हम पहले बात करें, तो अहिंसा का मतलब उसका ये नहीं था कि किसी की हिंसा हिंसा ना करना। किसी के प्रति हिंसा का मतलब, हिंसा ना करना, इसका मतलब ये नहीं था कि अहिंसा था। ये एक संकीर्ण रूप हो सकता है। मतलब हिंसा ना करना ये अहिंसा का एक संकीर्ण रूप हो सकता है, लेकिन गांधी जी का एक व्यापक अर्थ में था अहिंसा का मतलब। व्यापक अर्थ में यानी कि प्राणी और मानव के प्रति प्रेम, ये था अहिंसा का एक व्यापक अर्थ। तो इसको लेकर के गांधी जी जो है ना हमेशा चलते थे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? यानी कुल मिला के वो हृदय परिवर्तन की बात कर रहे थे, सामने वाला यदि शत्रु के उनके स्वभाव में सुधार या हृदय परिवर्तन की बात कर रहे थे। मेरे यहाँ लाइट चली गई, आपको वो जा रही कोई है। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, घर में ऐसी बातें होती रहती हैं। लाइट चली गई तो कोई बात नहीं, आ जाएगी। आ भी गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बिजली डिपार्टमेंट का, विद्युत विभाग का। सॉरी। हाँ, तो चलिए। मैं बताना चाह रहा था कि अहिंसा के बारे में। तो अहिंसा को गांधी जी हथियार के रूप में इसलिए भी इस्तेमाल करते थे। उनका हमेशा जो टारगेट होता था ना, यानी लक्ष्य जो होता था, वो होता था कि पवित्र तरह से हम लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो उसके लिए वो साधन को भी प्रमुख मानते थे। मतलब जी। अगर हम लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं तो उनका साधन भी जो है ना एकदम पवित्र होना चाहिए। और पवित्र के रूप में वो अहिंसा का इस्तेमाल करते थे, यानी कि सभी के साथ प्रेम भाव रखते थे। इस वजह से जो है उसको इसने महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और अगर हम सत्याग्रह की बात करते हैं, तो सत्याग्रह में क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह, यानी ये भी अहिंसा पर ही आधारित था। ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर भी अहिंसा नहीं थी। यानी बुराई का विरोध करते थे वो हमेशा। अक्सर वो ठीक है कहा सर। करते थे, हाँ घृणा करो पाप से, पापी से नहीं। हाँ, बिल्कुल। अहिंसा, वो एक मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, अहिंसा का कंसेप्ट एक ये भी हो सकता है कि गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में या फिर सक्रिय राजनीति में आने से पहले पूरे भारत का भ्रमण किया। यहाँ के, चूंकि यहाँ के इतिहास और संस्कृति से वो परिचित थे। आप देख सकते हैं कि भारत में कभी भी एक सशस्त्र, मतलब नागरिकों के सशस्त्र संघर्ष का कोई
स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। यानी कि यहाँ एक ऐसी विशेषता, एक ऐसी मानसिकता थी कि मैंने, कहते ना, को नृप होई हमें का, राजा कोई बने, हमें हमें इससे क्या, ये एक मानसिकता लोगों में थी। और ऐसे में यदि आप हिंसा का रास्ता अपनाते हैं तो वो हो सकता है कि आपको व्यापक जन समर्थन ना मिल सके। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। गांधी जी का इस विचार, ये जो अहिंसा वाला विचार था ना, ये इसने अपने ऊपर लागू करके देख चुके थे। ये पहले, उससे पहले जो है साउथ अफ्रीका में भी इस पर लागू किए थे खुद पे, जी जी। और तभी जाकर के यहाँ वो प्रयोग कर रहे थे। अहिंसा के बारे में एक चीज और कहा जाता है कि वो मतलब गांधी जी का यही कथन था कि हम सत्य के मार्ग पे चले, किसी के साथ बैर ना करें। हम्म, और वो हमेशा, जो आपने कहा कि वो आत्मा परिवर्तन की बात करते थे, वो कहते थे कि आत्म बल जो है ना, यही हमें जिद की ओर अग्रसर करता है, हमें जिद दिलाती है। हम्म। तो चल, ये जो सब, हाँ, फिर से दोहराएं सर, क्या ये मेरा कहने का था कि आप, सॉरी, सत्य और अहिंसा, ये जैसे जो हथियार है, ये हाँ गांधी जी का दो हथियार, सत्य और अहिंसा, तब हाँ। और आज कितना कारगर है, रहा है। अच्छा, पहले तो मैं सत्याग्रह की थोड़ी सी बात करूंगा, फिर मैं उसका अभी वर्तमान और पहले में क्या क्या डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा। सत्याग्रही में जो सत्य के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चलने की क्षमता का होना बहुत जरूरी है। सत्याग्रही में सत्य के हम्म, मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चलने की क्षमता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर में अटूट आस्था भी होनी चाहिए अगर वो सत्याग्रही है तो। शायद आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह जी रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सत्याग्रही को आत्म संयमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि उग्र हो जाए, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अब उसे हमेशा जो है आत्मबल से युक्त तो होना चाहिए, और हम्म, उसे अनुशासित भी रहना चाहिए, और मन, वचन, ये सब उनका जो कर्म है, इस हिसाब से वो काम करे। ये सत्याग्रही की पहचान है। सत्याग्रही के अंदर आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। जी। सत्याग्रही के अंदर आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, और वो इस ये जो है होना ही चाहिए। तभी जाकर के वो जो है किसी भी चीज को परिवर्तन कर सकता है, दूसरे का हृदय परिवर्तन करने में सक्षम हो सकता है। अब बात आती है कि आपने कहा कि अभी वर्तमान में जो है इनकी क्या ये भूमिका कितना थी। कारगर है, कितना हाँ, कारगर है। पहले तो आपने देखा होगा, जब हमारे भारत की आजादी के समय इतने सारे आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन देखा होगा, अवज्ञा आंदोलन देखा होगा, या फिर स्वदेशी मूवमेंट देखा होगा, सॉरी स्वदेशी मूवमेंट नहीं, उसके बाद वाला घटना, असहयोग आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये इन सबों में क्या कहते हैं, गांधी जी ने इसका उच्चतम प्रयोग किया, यही समझ लीजिए। कहीं भूख हड़ताल किया, कहीं जो है उपवास रखे, और भी वगैरह वगैरह आपने देखी होगी कि ये सत्याग्रह और अहिंसा को जो है प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल किए। वर्तमान संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण आंदोलन में इसकी भूमिका को देख सकते हैं। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, वहां पर इनकी भूमिका को आप देख सकते हैं। उत्तराखंड का चिपको आंदोलन। उत्तराखंड का चिपको आंदोलन देख सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे का जो मूवमेंट जी, था, अन्ना वो हजारे। बहुत प्रमुखता से आपने गौर किया होगा। और उसको छोड़िए, अभी मैं रिसेंट की घटना बताता हूँ। जो जी। किसान आंदोलन है, हम्म, किसान आंदोलन पिछले 65 दिनों से ये सत्य और अहिंसा और ये जो अभी सत्याग्रह, इसी पर आधारित है। हम इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करें, केवल आपको जो है एक हाईलाइट मतलब बता दे रहा हूँ कि पिछले 65 दिनों से जो हुई है, मतलब 26 की घटना को अगर हम इग्नोर कर दें तो 26 की घटना अब क्या है नहीं है, इस पर समुचित जांच ये होने के जांच का बाद ही विषय कुछ है। पता चलेगी। हाँ, ये जांच का विषय है, इस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं सत्याग्रह पर ही और अहिंसा पर ही आधारित वर्तमान रिलीवेंट रखता है। और ये आगे भी सत्य और अहिंसा और ये जो सत्याग्रह है, ये जो है प्रमुखता से रखा जा सकता है। अगर किसी चीज को परिवर्तन करना है, किसी का आत्मा को परिवर्तन करना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हथियार के रूप में
जरूर। हमारा सीसेट मूवमेंट भी इसी पर आधारित था। हाँ, सीसेट मूवमेंट भी इसी पर आधारित था, बिल्कुल सही कहा आपने। नीलोत्पल भाई और पवन भाई का उनका अनशन, भूख हड़ताल काम किया, हम सरकार को लोगों का भी काफी मना किया। योगदान रहा है उस वक्त। हाँ जी। बाकी देखिए, एक्चुअली भीड़ में जब आंदोलन होता है तो आंदोलन में कहते हैं कि युद्ध में जय बोलने वाले का भी महत्व होता है, लेकिन सेनापति की भूमिका भी अहम होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, संख्या तो मायने रखता ही है। संख्या मायने रखता ही है। एक इंसान, जैसे आप यदि मैं दांडी मार्च की बात करूं या असहयोग आंदोलन की बात करूं, वहां भाग लेने वाले एक एक व्यक्ति, उस आंदोलन में जाने वाले एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गांधी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो एक निर्णायक भूमिका होती है, वो एक लीडरशिप है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये आज भी उतना ही कारगर है जितना आजादी के समय में था, आजादी के पहले था। बिल्कुल, ये तो रिलेवेंट चलिए, रखता है, किसी भी तरीके से आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको। हाँ जाहिर है कि कोई इंसान भूख हड़ताल पर बैठा है तो कुछ तो बात है। कुछ तो और ये बात है। बात एक मानवीय संवेदना के आधार पर भी, आने जाने वाले जो सिस्टम है उनको तो देखना ही चाहिए, जो राहगीर है उनकी भी नजर पड़ जाती है, आखिर बात क्या है। अब खुद सोचिए ना कि आप कितने संयमित हैं। जी इतना बड़ा जनसमूह होने के बावजूद भी आप जरा सा भी संघर्ष नहीं कर रहे हैं। मतलब कितना लीडरशिप है आप में, कितना अनुशासित हैं आप, कितना संघर्ष आत्मबल है आपके अंदर। संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन आप हिंसा नहीं कर रहे हैं, हाँ, आप हिंसक हिंसक नहीं संघर्ष हो की रहे, बात कर उग्र रहे हैं। नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये आपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जी। इतना बड़ा रूप हो, मास मूवमेंट हो और कुछ ना हो, बहुत बड़ी बात है। इस वजह से जैसे ये जरूरी। जैसे जेपी का आंदोलन था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का, हम्म, कहते हैं ना कि हमला चाहे कैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हम्म, बिल्कुल। कहा जाता है कि गांधी जी को यदि कभी समझना हो तो गांधी ये तीन अनुयायी हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, कौन आचार्य कौन? विनोबा भावे, हम्म, एक तो आचार्य विनोबा भावे, हम्म, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, हम्म, और अपने बादशाह खान सीमांत गांधी, अच्छा। खान अब्दुल गफ्फार खान। इन बिल्कुल। तीनों को समझिए, आपको गांधी और गांधीवाद समझ में आएगा। अच्छा। आचार्य विनोबा भावे एक वो इंसान, अकेला इंसान, संन्यास ग्रहण करने के बाद ना वो कभी किसी गाड़ी में बैठे, ना चप्पल पहने, हम्म, एक अधनंगा फकीर, उसने हम्म, पूरे देश में एक भूदान आंदोलन का एक ऐसा रूप खड़ा किया कि उनके एक इशारे पर चंबल के हजारों डाकू, जो तब बागी कहे जाते थे, बीहड़ों के चंबल के डकैतों ने सरेंडर कर दिया और मुख्यधारा में आने के लिए तैयार हो गए। हम्म, यदि वही जयप्रकाश नारायण की बात करें, आप उनको तो कौन नहीं जानता कि आज की जो सरकार देख रहे हैं, इससे ज्यादा मजबूत सरकार हम्म, को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया वो जेपी आंदोलन। हम्म, सही और बात। रही बात खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो वो जेपी और खान अब्दुल गफ्फार खान दो ऐसे इंसान थे अकेले जिन्होंने गांधी जी का अंतिम तक साथ दिया विभाजन के खिलाफ। अच्छा। खान अब्दुल गफ्फार खान एक ऐसे नेता थे जो कि अपनी जिंदगी के 40 साल उन्होंने जेल में बिताए, और जब उनकी मृत्यु हुई तो, माफ कीजिएगा मैं ये जगह भूल रहा हूं, जहां पर उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस खंडित भारत में मत दफनाना, मुझे सुपुर्द अच्छा। खाक करने के लिए हाँ। अफगानिस्तान ले जाना, मजार शरीफ, जहां से हमारे क्या बात। पूर्वज आए। वाह। वो एक पश्तून लीडर थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके जो, मैं जब भी इसका जिक्र करता हूं थोड़ा भावुक हो जाता हूं, हम्म, उनका जो ये पूरा काफिला था, उनकी जो शव यात्रा थी, उसमें 2 लाख लोग शामिल थे। 2 लाख लोग? 2 लाख लोग शामिल थे, लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी थी लगभग। और उसमें उस समय की बात हो रही है? उस समय ये 1987 की बात हो रही है। हाँ हाँ, उसी समय का था। हाँ 1987 में। और तब अफगानिस्तान गृह युद्ध में जूझ रहा पड़ा था। एक तरफ थी ये रूस समर्थित हिजबुल्ला की सरकार, हम्म, और दूसरी तरफ थी तालिबान, अमेरिका समर्थित। अच्छा अच्छा।
हम लोग और कहीं टॉपिक से भटक तो नहीं गए सर? नहीं नहीं, सही है। और उन दोनों में एक कह सकते हैं कि एक ऐसी, उन दोनों पक्षों में इसे बादशाह खान के लिए ऐसी इज्जत थी कि उन्होंने ऐलान किया कि जब तक बादशाह खान सपुर्दे खाक नहीं कर दिए जाते तब तक अफगानिस्तान में एक गोली नहीं चलेगी, युद्ध विराम। हम्म। और नहीं चली। ये थे बादशाह खान। अच्छा। ऐसी शख्सियत है। गांधी को समझना है तो गांधी के इन अनुयायियों को समझिए। तो चलिए, गांधी की तारीफ बहुत हो गई, लेकिन कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अप्रश्नेय नहीं होता, आलोचना होती है हर किसी की, और होनी चाहिए इसमें। आलोचना तो आपको मजबूत बनाती है। बिल्कुल होनी आलोचना तो चाहिए। महात्मा आपको, गांधी खुद। आलोचना जब भी किसी की होती है ना, हम्म, तो वो मजबूत बनता है। आलोचना आपको सुदृढ़ बनाती है, आपको अच्छा बनाती है, आपको अच्छा सोचने पर मजबूर करती है। आलोचना बहुत जरूरी है। तो गांधी जी की जो सबसे बड़ी आलोचना होती है, उन पर यह आरोप लगता है कि वो हाँ। वर्णवादी थे। हाँ। वो वर्णवादी व्यवस्था में विश्वास रखते थे। कितनी बिल्कुल। सच्चाई है इसमें। देखिए सर, ये इस सवाल में कंट्रोवर्सी है, लेकिन कंट्रोवर्सी। हाँ, कंट्रोवर्सी इतना भी नहीं है कि इसका जवाब ना दिया जा सके। वो आप फिर फ्रेम से कट रहे हैं सर जी। ठीक है। ठीक है। वो वर्ण और जाति को अलग अलग व्याख्या करके बताए। जी। अगर हम वर्ण को समझना चाहते हैं तो इसमें जाति की भूमिका तो आ ही जाती है, लेकिन जी। उसने जाति पर कभी भी ये नहीं कहा कि जाति जो है बेकार होती है, या मतलब जो है ये तर्कहीन है, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन उसने अपना जो वर्ण पर विचार दिए, वो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। गांधी जी कहते थे वर्ण व्यवस्था को हिंदू धर्म का एक अनिवार्य अंग मानते थे, क्योंकि वो क्या कहते हैं, विभाजन जो किए थे ना वर्ण का, वो किए थे व्यवसाय को लेकर के। व्यवसाय मूलक था वो, व्यवसाय पर आधारित जो समाज थी, उस पर वो वर्ण व्यवस्था को श्रम विभाजन पर आधारित। डिवाइड किया था। हाँ, श्रम विभाजन कह सकते हैं या व्यवस्था मूलक कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए। हम्म, हम्म। तो उसने कहा था कि उसने कहा था कि मतलब जो धर्म का आविष्कार किया गया है वो सत्य की खोज ही है। मतलब कहने का ये है कि जो धर्म आधारित ये व्यवस्था की गई है हमारे यहाँ, कि ये जो है हिंदू होगा, ये मुस्लिम होगा, ये सिख हो गया, वो डिवाइड नहीं किए वो। उसने कहा कि बस व्यवसाय पे जो आधारित है, जो जिससे अर्थव्यवस्था हमारी चलती है, वही वर्ण व्यवस्था है। लेकिन शायद यहाँ पर गांधी जी चूक गए, हाँ। क्योंकि आलोचना इसकी बहुत बड़ी है, क्योंकि व्यवसाय पर आधारित ये जो व्यवस्था है, ये बहुत ही शोषण, एक शोषक व्यवस्था है, जिसे अमानवीय व्यवस्था भी कह सकते हैं। और B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच इसको लेकर बहुत ही मतभेद रहे हैं। इसका कारण क्या है सर, जानते हैं? जी। अगर आप गांधी जी की बात करेंगे, वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे, तो वो इसलिए इसको मानते थे कि इससे क्या होता था ना कि क्या कहते हैं उनको, जो मतलब मान लीजिए क्या कि हमारे हमारी कोई आजीविका है, हम चल रहे हैं, और अचानक से हमारा जो फैमिली है या हमारे पिताजी हैं या हमारे दादाजी हैं, अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो जाती है और उसको उसकी मौत हो जाती है। अगर हम ये आजीविका पर आधारित ना होती हमारी वर्ण व्यवस्था, तो हमें वो पद ना दिया जाता। इस वजह से गांधी जी इसे सपोर्ट करते थे। लेकिन यहाँ एक और तथ्य। हाँ, आपकी आवाज फंस रही है सर। और उस पर कई प्रकार की निर्योग्यताएं भी थोपी गई। हाँ। तो ये वर्ण व्यवस्था की खामियां थी। मैं कहूंगा कि आज के दौर में कम से कम, तब गांधी जी के अपने विचार रहे होंगे, लेकिन आज के यदि आज गांधी जी भी होते
तो खुद हाँ, वो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के नहीं, खिलाफ होते उसका हैं। समर्थन करने का और मैं 2-3 कारण आपको बता सकता हूँ। उसमें था क्या कि वंशानुगत जो है आधारित हम्म, व्यवसाय को सरलता पूर्वक हस्तांतरित करना चाहते थे वो। हम्म, ठीक है। और वो क्या करते थे कि श्रम और समय की इसमें क्या होगी, बचत होगी। इसके अतिरिक्त वो आध्यात्मिक जो उसका आत्मबल है इसके उत्थान की बात करते थे। उसके बाद जो पैतृक व्यवसाय है उसके त्यागने से किसी क्षेत्र विशेष में और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की और वो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती, इसलिए वो सपोर्ट करते थे इसको। और वो लेकिन कहते थे मैंने अगर मैं इसको वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट ना करूं तो इससे जो है समाज में बेमनस्य या फिर कटुता की भावना विकसित हो सकती है। बेरोजगारी की स्थिति या लाचारी या गरीबी की स्थिति बढ़ सकती है। इससे सामाजिक संतुलन की स्थिति भी बढ़ सकती है। तो ये लेकिन सब यहाँ बातें उसने। हाँ, लेकिन मैंने जिन बिंदुओं पर मैंने अभी बात की उसे भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत देखिए बड़ा मैं तबका मैं था जो मैं कि समाज पर हाशिए में, इस वर्ण व्यवस्था ने समाज के हाशिए पर धकेल दिया था उन्हें। देखिए अब क्या है ना कि होता क्या है कि हम उनकी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों को शामिल करके देखना चाहते हैं। और इसी पर क्या हुआ था कि जो आपने कहा कि अंबेडकर जी के साथ मतभेद हुआ था, यही कारण थे। तो चलिए, अब समय और की, चलिए पूरा नहीं, पूरा कर लीजिए। मैं थोड़ा सा जाति के बारे में उनको बताना चाहता हूँ। वो कहते थे कि यह जो है कि अनैतिक व्यवस्था है जाति के बारे में, लेकिन वर्ण व्यवस्था नैतिक है। ये गांधी जी का कथन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ। लेकिन वर्ण व्यवस्था को बिना जाति के कैसे बचाए रखेंगे आप? वही वर्ण को बिना आजीविका जाति के कैसे वही बचाए? आजीविका वो बताते थे कि आजीविका ही जो है ना, आजीविका पर ही आधारित है केवल ये जाति और वर्ण। वो कहते लेकिन थे शोषण एवं। हाँ? बिना जाति के आप वर्ण की कल्पना कैसे करेंगे? गांधी जी ने तो ऐसे ही डिवाइड किया था उसे। उसने जाति और वर्ण को बिल्कुल अलग ही कर दिए थे। वो कहते थे कि यह जाति जो है ना शोषण एवं अन्याय पर आधारित है, लेकिन जबकि जो है वर्ण व्यवस्था ऐसा नहीं है। वर्ण व्यवस्था तो आजीविका पर आधारित है, व्यवसाय पर आधारित है। चलिए आगे चलते हैं, इस हाँ, पर डिस्कस लंबा खिंच जाएगा। तो अब समय की पाबंदी है, अंत में कुछ कहना चाहेंगे गांधी और गांधीवाद पर? 2 लाइन। आज तो हम और लोग केवल गांधी पर केवल 2 मुद्दों पर चर्चा किए। और आगे गांधी पर लंबा डिस्कशन चलेगा। इनके बहुत सारे डायमेंशन हैं, जैसे गांधीवादी विचारधारा क्या होता है, उनके बारे में उनका दार्शनिक विचार क्या थे, और उनका क्या कहते हैं सर्वोदय का क्या सिद्धांत था, वगैरह वगैरह बहुत सारे सिद्धांत हैं। इस पर चर्चा करेंगे हम लोग कभी अगर टाइम मिले तो। बाकी जी गांधी को एक बार फिर से नमन करते हुए, हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करेंगे। जी। तो दोस्तों, तो कार्यक्रम, इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले इतना कहेंगे कि गांधी जी की हत्या हुई थी यानी 30 जनवरी 1948 को। तो कभी किसी हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ लोग हैं समाज में आज के टाइम में, आज की राजनीति में, जो हत्याओं को भी पर भी आज राजनीति हो रही है कि कई बार गांधी की हत्या को भी वो हत्यारों का महिमा मंडन किया जाता है। अब जरूरत नाम लेने की या फिर उनके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिस पर शायद ये भी एक साथ ही रिलीज होगा। और यदि आपको बेहतर पढ़ना चाहें तो ये बुक है, ये पुस्तक है, उसने गांधी को क्यों मारा। अशोक कुमार पांडे जी का ये बुक है, जी, जरूर आप अशोक लें कुमार और पांडे जी पढ़ें। का। जी, इसको लीजिए, पढ़िए। हालांकि ये सर पांडे सर से ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने पढ़ा इसको, मुझे अच्छा लगा। नहीं और नहीं, पांडे हम सर लोग तक, स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बुक हाँ, है, इस ये वजह से पुस्तक आप अच्छी है, पढ़ सकते हैं। पढ़िए। और इनसे मिलते हैं दोस्तों फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।